आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जिसे कि क्लासिकल फिजिक्स का बैकबोन कहा जाता है और वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे बैकबोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फोर्स के इर्द गिर्द घूमता है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस फोर्स को ही डिफाइन करता है। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम शुरुआत करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे पहुंचेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे काफ़ी डिटेल्स में बात किया है, तो इस वीडियो में जस्ट हम उसका जो कोर है उस कोर को एक बार देख लेते हैं और उससे फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी ये अगर रेस्ट में है और इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो ये हमेशा रेस्ट में ही रह जाएगा। और अगर कोई बॉडी मान ले कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पे अगर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो फिर ये हमेशा हमेशा v वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते जाएगा। An object remains in its state of rest or of uniform motion, मतलब वो रिमेन कर जाता है उसी स्टेट में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, अनलेस जब तक कि आप ऐसा ना करें। क्या कि जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये फोर्स जो है इस फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स होना होगा, तब जाके ये उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। बैलेंस्ड फोर्स मोशन में कोई चेंज नहीं लाता है बॉडी के। बैलेंस्ड फोर्स जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है, बैलेंस्ड फोर्स का भी एक वीडियो है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि एक बॉडी पे इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से, मैं सिंपल केस बता रहा हूँ आपको, दोनों डायरेक्शन से बराबर अमाउंट का फोर्स, बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगे तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। तो बैलेंस्ड फोर्सेस स्टेट को चेंज नहीं करता, बॉडी के जो मोशन है उसको चेंज नहीं करता, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हो, अप्लाइड फोर्स अगर अनबैलेंस्ड हो तो फिर वो उसके स्टेट को चेंज करता है। अगर रेस्ट में है, इस पे फोर्स आपने लगा दिया तो फिर ये मोशन में आ जाएगा। इसका वेलोसिटी जो जीरो था अब फोर्स लगाते ही ये नॉन जीरो हो जाएगा। अब ये मूव करने लगेगा। अब ये मूव कर रहा है, ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, आपने इस पे फोर्स लगा दिया तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो वेलोसिटी घट जाएगा। तो कुछ भी हो, जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और आप ध्यान दें कि वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या अपीयर कर रहा है, क्या आ गया यहाँ पर। किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होने से वहाँ क्या आता है उस बॉडी में, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट इन चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी में चेंज हुआ वैसे ही एक्सेलरेशन आ गया पिक्चर में, एक्सेलरेशन। तो हमने देखा, फर्स्ट लॉ से हमने देखा कि फोर्स जो है वो चेंज इन वेलोसिटी लाता है और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन वो क्रिएट करता है। अब इस फोर्स, ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स जो है इस फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि फोर्स अप्लाई करें, अनबैलेंस्ड फोर्स, बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। एग्जैक्टली एक यूनिट फोर्स का मतलब क्या है ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है। चलिए देखते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली है क्या। न्यूटन ये पाते हैं कि एक बॉडी, लेट अस से एग्जांपल के तौर पे मान ले ये बॉडी ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी, u वेलोसिटी से, चलिए वी आई मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओके। और इस बॉडी का जो मास है ये है m। अब यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए,
यहाँ पर अप्लाई किया गया फोर्स, कुछ देर के लिए फोर्स अप्लाई किया गया, तो कुछ देर के लिए जो फोर्स अप्लाई किया उस दौरान ये बॉडी लेट्स से कि यहाँ तक पहुँच जाता है, उसी एम मास का वही बॉडी है तो मास तो एम ही होगा। अब चूंकि फोर्स अप्लाई किया गया तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, वेलोसिटी में चेंज हुआ और ये वी एफ हो गया। यहाँ पर टाइम जो था, इस समय जो टाइम था ये t1 था, और इस समय जब तक फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ तक फोर्स अप्लाई किया गया, उसके बाद छोड़ा गया, इस बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया गया। तो जहाँ तक फोर्स अप्लाई किया गया वो टाइम t2 है। तो इस दौरान बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ जब तक फोर्स अप्लाई किया गया उस टाइम को हम डेल्टा टी कहेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ओके, सो ये टाइम पीरियड है जब तक कि फोर्स अप्लाई किया गया। न्यूटन ये पाते हैं कि यहां पर मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसका जो रेट है वो फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने मोमेंटम पे बात किया है, हमने एक वीडियो में मोमेंटम पे बात किया, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मोमेंटम, जैसा उस वीडियो में हमने देखा था लीनियर मोमेंटम, इसे प्रिसाइजली कहें तो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम होता है एक बॉडी का मास इनटू उसका जो वेलोसिटी है वो। तो ये हमने जिस वीडियो में बात किया उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोस में दिख रहा होगा, तो वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, न्यूटन ये कहते हैं कि जब फोर्स लगाना शुरू किया गया इस बॉडी पे उस समय इसका मोमेंटम था PI, मोमेंटम इनिशियल, और जब तक फोर्स लगाया गया, जब फोर्स को ये छोड़ा गया यहाँ पर, उस समय उसका मोमेंटम बना PF। तो यहाँ पर एक मोमेंटम में चेंज हुआ, ऑब्वियसली मास तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है इस बॉडी का, वेलोसिटी में चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने से, तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। न्यूटन ये कहते हैं कि फोर्स, जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, देखिए प्रोपोर्शनलिटी पे भी एक वीडियो इस यहाँ पर बनाया गया है, उस रिसेंटली बनाया गया, उस वीडियो का भी लिंक आपको यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोस में मिल जाएगा। इसका मतलब पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो मोमेंटम में चेंज हुआ उसके रेट पे, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जितने समय में, डेल्टा टी समय में जो मोमेंटम में चेंज हुआ, तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ये क्या हो जाएगा, ये रेट इन चेंज इन मोमेंटम होगा। चलिए यहाँ से मैं इसका थोड़ा कलर बदल दूँ, यहाँ से ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और ये पूरा का पूरा चीज़ जो है, ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ये रेट इन चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। तो ये कहता है सेकंड लॉ, न्यूटन कहते हैं सेकंड लॉ में कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। प्रोपोर्शनल टू कहने से ही हमें ये समझ में आता है कि अगर ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये इंक्रीज करे तो फिर फोर्स भी इंक्रीज करेगा। मतलब फोर्स को अगर हम बढ़ा देते हैं तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम ये भी बढ़ जाता है। अगर फोर्स को हम दुगना कर देते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है। अगर हम फोर्स को ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी 3 टाइम्स हो जाएगा। यही है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का यही मतलब है। तो यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक बार यहां पर लिख लेते हैं, फिर आगे चल के हम इसी से कुछ चीज़ें और डिराइव करेंगे और हम ये देखेंगे फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिख लेता हूं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या सिर्फ मोमेंटम लिखेंगे हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, रेट ऑफ चेंज इन
मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है किस पे, फोर्स पे। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो अप्लाइड फोर्स है ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। वैसे बैलेंस्ड फोर्स होगा तो ये अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स से ज़ीरो हो जाएगा उस केस में। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स, यहाँ फोर्स का मतलब नेट फोर्स है, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ नेट फोर्स है। एक तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया, दूसरे तरफ से उसे कैंसिल किया गया, और एक तरफ का फोर्स आप कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बॉडी में दोनों तरफ से अगर फोर्स अप्लाई हो तो फिर इसका नेट फोर्स को कंसीडर करना होगा। सो इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली भी लिख देता हूँ मैं, चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल टू का एक मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, वो भी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो इन्वर्सली होता है, उसके बारे में चलिए फिलहाल तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल प्रोपोर्शनल टू होता है उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी कहते हैं। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नेट फोर्स या अप्लाइड फोर्स, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद जो लिखा जाएगा, एंड द चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज होगा, द चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा। देखिए मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा मोमेंटम का चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इस बॉल में फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो मोमेंटम का चेंज भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम बढ़ेगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता, बॉडी इस तरह से मूव कर रहा, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगता तो मोमेंटम क्या होता, उसका चेंज का डायरेक्शन भी इधर होता। मतलब मोमेंटम वैसे तो देखा जाए तो बॉडी मूव करता है इसी डायरेक्शन में, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो जाता, इसका मतलब मोमेंटम कम हो रहा होता, तो उसी को हम कहते हैं मोमेंटम का डायरेक्शन ये है। अगर आप प्रिसाइजली इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो साइन कन्वेंशन हमें यूज़ करना होगा। जैसे कि सिंपल केस में हम चलिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना होगा। तो देखिए फोर्स अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं इसका मतलब मोमेंटम का चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मोमेंटम यहाँ पर कम था, फोर्स हमने अप्लाई किया, यहाँ पर मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम में इंक्रीमेंट हुआ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम का शिफ्ट हुआ। फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम का शिफ्ट हुआ। अगर हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते, इस तरफ लगाते, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटता तो मोमेंटम घटता, तो मोमेंटम का शिफ्ट निगेटिव डायरेक्शन में होता। और फोर्स भी हम देखें निगेटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस केस में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर लिखना है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस in the direction of applied force, in the direction of applied force, फोर्स को जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा। तो देखिए ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से हमें फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो हमने क्या देखा कि एक बॉडी में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को मैं वापस से एक बार लिख लेता हूँ कि फोर्स और ये जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है, चलिए यहीं पर मैं लिख लेता हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मैं चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखूँगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यही चेंज इन मोमेंटम होगा, इस फिगर में देख ले। सो यहाँ पर दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए ये फाइनल मोमेंटम क्या है, किसके बराबर है? द फाइनल मोमेंटम, दिस थिंग, द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल मोमेंटम इज मास, इस बॉडी का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। वही चीज़ अब हम यहाँ पर लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि force applied force is proportional to m into vf final velocity minus m into vi. vi is initial velocity, this is mvf और यह है mvi और divided by change in time। अब देखिए यहाँ से हम m को कॉमन आउट कर लेते हैं, m को कॉमन ले लिया तो फिर हमें मिलेगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर गौर करें, ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में उस वेलोसिटी में वो वाला चेंज हुआ, तो ये क्या है? यही तो एक्सेलरेशन है। तो फिर यहाँ से आगे हमें क्या मिलेगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसे हटा के जब हम इक्वालिटी साइन लाते हैं तो फिर हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होता है। लेट्स से k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है। इस केस में ये इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? तो आप न्यूटन के नज़रिए से सोचिए, जब न्यूटन ने ये रिलेशन डिराइव किया था, यहाँ तक जब न्यूटन पहुँचे थे, उस समय फोर्स डिफाइंड नहीं था। फोर्स के बारे में लोगों को पता तो था, लेकिन फोर्स का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था कि एक यूनिट का फोर्स ये करेगा, ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। बस लोगों को पता था कि पुश या पुल ये जो है ये फोर्स है, लेकिन उसका कोई डेफिनेशन नहीं था। अब चूंकि न्यूटन पहला इंसान थे जो कि फोर्स को डिफाइन कर रहे थे, सो डिफाइन करते समय न्यूटन के पास एक पूरा लिबर्टी था कि फोर्स को वो किस तरह से डिफाइन करें। तो उन्होंने कहा जब मेरे पास पूरा लिबर्टी है फोर्स को डिफाइन करने का, तो मैं इसे डिफाइन ही ऐसे करूंगा कि k का वैल्यू 1 हो जाए। k का वैल्यू हाफ भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन न्यूटन ने कहा मैं फोर्स को ऐसे ही डिफाइन करूंगा कि k का वैल्यू 1 हो जाए। तो फिर यहाँ से आगे न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू ma, 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। सो न्यूटन ने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ अगर इसका पूरा मतलब आपको समझना है तो आप ऐसे सोचे कि एक बॉडी, एक m मास का बॉडी जिस पे कि फोर्स अप्लाई किया गया, कुछ देर के लिए एक फोर्स अप्लाई किया गया। फोर्स अप्लाई करने के कारण, यहाँ तक हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण इस दौरान, ड्यूरिंग दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस दौरान इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन रहा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो इस दौरान इसके पास एक एक्सीलरेशन था, फोर्स छोड़ दिया गया, फिर तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो इसका फाइनल वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से ये मूव करते जाएगा। जब तक फोर्स अप्लाई किया गया तब तक इसमें एक्सीलरेशन रहा, और इस बॉडी का मास अगर m हुआ तो फिर हम कहेंगे ये जो अप्लाइड फोर्स है जो कि m मास पे a एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, ये फोर्स ये बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के। इस मास को और इसमें हुए एक्सेलरेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो इस फोर्स के बराबर होगा। और इसी तरह से इसे डिफाइन किया गया, फोर्स को इस तरह से डिफाइन किया गया कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास of the body and the acceleration created due to that force on that body. तो force is equal to mass into acceleration। ये भी सेकंड लॉ का ही प्रोडक्ट है, सेकंड लॉ से ही हमें ये मिलता है, सेकंड लॉ का ही एक प्रोडक्ट है ये। अब देखिए
फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट क्या होना चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट, जैसे कि हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एसआई यूनिट सबसे पहले मास का देखें क्या होगा, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो इसी को हम ऐसे लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसी को कहा जाता है न्यूटन। दिस थिंग इज सेम एज न्यूटन। इस यूनिट का नाम न्यूटन भी है, सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इज 1 न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का एक्सीलरेशन बनाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वही है 1 न्यूटन का फोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक बॉडी है, इसका मास है 2 किलोग्राम और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया, जिसके कारण इसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। वो एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो आपको बताना है ये अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पता कीजिए। चलिए, फोर्स जैसे कि हमें पता है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन क्रिएटेड ऑन दैट बॉडी। तो ये मास जो है ये 2 किलोग्राम का है और एक्सीलरेशन कितना बना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड बना। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6, 2 इंटू 3 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसी को हम 6 न्यूटन्स भी कह सकते हैं। वैसे ही एक और क्वेश्चन, मान ले ये एक बॉडी है जिसका कि मास 3 किलोग्राम का है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ 21 न्यूटन का। तो इसमें कितना एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ये जो एक्सीलरेशन होगा ये एक्सीलरेशन हमें पता करना है, ये किसके बराबर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पता करने की कोशिश कीजिए। ओके, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जिसे कि हमें पता लगाना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स कितना है देखिए, फोर्स है 21 न्यूटन का डिवाइडेड बाय 3 किलोग्राम, सो 3 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, न्यूटन को क्या करूँगा मैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड लिखूँगा, क्योंकि किलोग्राम को कैंसिल भी करना है डिनोमिनेटर से। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो ये किलोग्राम कैंसिल हो गया। 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 और यूनिट क्या बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। और ये एक्सीलरेशन का यूनिट होना भी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो द आंसर इज एक्सीलरेशन इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।